Hello everyone and welcome to the second part of chapter 2 periodic classification of elements of class 10 and science 1. So let's get started. So today we are going to talk about the modern periodic table, the structure of modern periodic table, modern periodic law, and the groups, periods, and the electronic configuration along the modern periodic table. So to go into the topic, let's recall some basic concepts regarding this topic. So first of all, we need to recall about the atomic structure. Atomic structure क्या है, इसमें एटम में है क्या? As we know कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है. और अभी तक जो भी हमने स्टडी किया, जो भी क्लासिफिकेशन हमको बताया गया बाय डॉबरेनर, बाय मेंडलीव और बाय न्यूलैंड, तो वो सब डेटा था, वो सब क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अबाउट द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द एटम. मीन्स हमको सिर्फ वो टाइम पे इतना पता था कि एटम है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और उसके अंदर क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटम, वो हमको तब पता नहीं था. तो उन्होंने उस बेसिस पर उन्होंने स्टडी करके उस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई करना सही समझा. लेकिन अभी हमको एटम का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. तो क्या क्या होता है इसके अंदर, एटम के अंदर देखिए यहाँ पर. तो एटम में दो मेन पार्ट होता है. एक तो होता है आपका न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये हो गया आपका न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. This is your nucleus, the central part of the atom which is positively charged and consists of neutrons and protons is called as what? Nucleus. मतलब न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, एक है न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, उसके बारे में बात करेंगे. दूसरा पार्ट होता है एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इस न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. As you can see, negatively charged particles are being revolved around this nucleus. This make a cloud-like appearance. So इसको हम बोलते हैं electron cloud. It consists of electrons which are negatively charged. अब अगर आप बात करें कि ये न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव एनी मास और एनी चार्ज. और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इट इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट. मतलब इलेक्ट्रॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट और प्रोटॉन का भी 1 एटॉमिक मास यूनिट. अब हम बात करें अगर एटॉमिक नंबर की, तो व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम और द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, नंबर आप काउंट करोगे, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, और या फिर आप काउंट कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं एक एटम के, मतलब एक न्यूक्लियस के आसपास किसी एक एटम में. तो वो नंबर करस्पॉन्ड करेगा आपका एटॉमिक नंबर को. सो इट विल बी द एटॉमिक नंबर कंसेप्ट. अब ये जो एटॉमिक नंबर कंसेप्ट था, ये डॉबरेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव के टाइम पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर कैलकुलेट किया था, सब कुछ कंसिडर किया था. तो ये कंसेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजले. और इसमें एटम के अलावा ये हो गई एटम की बातें. अब इसमें अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. एज यू कैन सी हियर, देखो 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स. ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है. किसका है? कार्बन एटम का. तो कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12. ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेंगे 6 प्रोटॉन्स, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6. और एटॉमिक मास अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ द एटम. मतलब 6 प्लस 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12. तो ये हो गया एटॉमिक मास 12 ऑफ कार्बन. सो दिस वाज अबाउट सम बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को अगर और ध्यान से हमने ऑब्जर्व किया तो इसमें शेल्स होते हैं, अलग अलग शेल्स होते हैं. मीन्स ये जो ऑर्बिट्स है ना,
ये जो सर्कल्स है इसको हम शेल्स बोलेंगे या ऑर्बिट्स बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है और हर एक शेल की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाएगा। मतलब एक ही एटम के अंदर बहुत सारे ऐसे शेल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब पहले शेल में जो सबसे छोटा शेल है, ये अंदर वाला शेल, इसको हम बोलते हैं के शेल। उसके बाद दूसरा शेल आता है एल, तो ये अल्फाबेटिकली है के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से नए नए शेल हम ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ पर हर एक शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो पहला वाला जो शेल है हमारा, उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कम है। फिर जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे बड़ा बड़ा शेल होता जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होल्ड करने की बढ़ती जाएगी। तो ये दूसरी वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। काउंट करेंगे आप देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। एल शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद एम शेल में आते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड नेक्स्ट एन शेल में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आएंगे फिर से 32 और उसके बाद आएंगे 64 एंड देन 128। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द शेल। जैसे जैसे शेल का साइज बढ़ेगा और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द शेल इंक्रीजेस। सो दिस वॉज अबाउट द शेल्स कि भाई अलग अलग शेल्स की कैपेसिटी क्या है, कैसे कैसे शेल के नाम है, के एल एम एन शेल है। अब इसके बाद ये कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, अब जैसे ये जो एक तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपने एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का कंसेप्ट स्टडी किया होगा। एरिथमेटिक एपी में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है जिसके अकॉर्डिंग एक पैटर्न में नंबर्स आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया जा सकता है क्या? तो हाँ, इसमें भी एक तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व किया जा सकता है। वो पैटर्न है 2n², वेयर n करस्पॉन्ड्स टू द नंबर ऑफ शेल। कौन सा नंबर का शेल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो k इज द फर्स्ट शेल। अगर n की वैल्यू हम पुट करें n इज इक्वल्स टू 1 इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट 2 into 1²। मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 into 1 2। So we will get the electron capacity of this shell, that is the first shell can hold 2 electrons. Accordingly अगर हम पुट करें second shell, L is the second shell, it is the number 2, n is equals to 2। अगर 2 पुट किया यहाँ पर और इसको सॉल्व किया तो you will get 8। तो सेकेंड शेल में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट m में अगर आप कैलकुलेट करोगे you will get 18 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आगे और है 32, 64, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन हम मोस्टली 4 शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, के एल एम एन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। अब ये जो नंबर्स है 2, 8, 18, 32, इनको कहा जाता है मैजिक नंबर्स। दे आर नोन एज मैजिक नंबर्स। इसको नहीं लिखते रहने दो। सो इनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। ओके, दिस वॉज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हो गया KLMN शेल का इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स according to the amount of electrons present in a particular number of electrons present in a particular atom, we fulfill them in the different atomic orbitals or in the atomic shells। अलग अलग shells में हमको फिल अप करना है। तो मैं ये कंसेप्ट को हमेशा रिलेट करता हूँ विथ और इंडियन ट्रेडिशनल पंगत। पंगत मतलब वो जो भंडारे में हम लोग बैठते हैं ना, पंगत खाते हैं, तो पहले एक पंगत बैठती है, फिर दूसरी पंगत बैठती है, फिर तीसरी पंगत बैठती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कंसेप्ट हमको याद रखने के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे पहला शेल सबसे पहले बैठेगा। सपोज मेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन। सपोज मेरे किसी एक एटम है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल ओवरऑल। तो उसमें पहले बैठेगी पहली पंगत। पहली पंगत मतलब हमारा के शेल। तो पहले बैठा ये के शेल, इसको पहले 2 इलेक्ट्रॉन खिलाओ। 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे पास। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, कौन? के शेल। मतलब पहली पंगत में 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, ये चले गए, अभी ये हो गया। अब बाकी बचा 1। 3 में से 2 गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये बैठेगी दूसरी पंगत। ये दूसरी पंगत बैठ गई। दूसरी पंगत में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, हो गया 3 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब ये बैठे रहेगा। इसके आगे जितना ही खाना था हमारे पास, जितना खाना है मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है हम उतने लोगों को ही खिलाएंगे। जबरदस्ती का हम फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बिठाएंगे हम। अभी दूसरी पंगत में तो भैया अभी पूरे लोगों को खाना मिला नहीं एक्चुअली में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब अगर हमारे पास, हम अगर बात करें हमारे पास और इलेक्ट्रॉन होते, सपोज यहाँ पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से वही चीज करेंगे हम।
पहले पंगत में मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दूसरे पंगत में मतलब L शेल में अभी कितने आएंगे, 2 तो चले गए 5 में से K में, बाकी बचे 3, तो 3 जाएंगे L में, मतलब L में प्रेजेंट रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अगेन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अकॉर्डिंगली हम फिलअप करते जाएंगे। कब तक फिल करेंगे, जब तक ये सेकंड पंगत में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, मतलब L शेल में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते तब तक हम इलेक्ट्रॉन कहां डालते रहेंगे, किसको खिलाते रहेंगे, L को ही खिलाते रहेंगे, L में ही फिलअप करते रहेंगे। फिर ये हो गए 2 8, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर नंबर जाता है, मतलब अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है अभी, अगर हमारे पास अभी 11 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे भाई, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली पंगत में खिलाया K शेल को, फिर उसके बाद आपने 8 इलेक्ट्रॉन खिला दिया L शेल में दूसरी पंगत को। कितने हो गए ये टोटल, 2 और 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है। फिर बैठेगी तीसरी पंगत, अभी तीसरी पंगत में आएंगे M शेल, M शेल में अभी 1 इलेक्ट्रॉन बैठेगा क्योंकि हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, बस अभी खाना खत्म, अभी बोलना जाओ घर पे, हो गया खत्म। ठीक है, सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से जब हम प्रॉपर एक सिक्वेंशियली अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ शेल्स हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल में अलग अलग शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे, तो इस प्रोसेस को इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। तो ये हमको अप्लाई करना है पीरियोडिक टेबल में। जितना भी बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा ये सब हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काम में आने वाला है। इजीली समझने के लिए पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए मैंने। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, जैसे मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब अभी ये जो नया कंसेप्ट आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, अब जैसे कि हमने बात की थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे, डीमेरिट्स थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दिया था इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉजले ने इन द ईयर 1913, 1912 और 13 के बीच में हुआ था एक्चुअली। तो ये उन्होंने उस टाइम पर सबसे पहले एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ऐसी कंसेप्ट एटॉमिक कंसेप्ट नाम की, एटॉमिक नंबर नाम की भी एक चीज होती है। तो उन्होंने ये किस बेसिस पे बताया था, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक्सरे ट्यूब्स के साथ, कुछ ऐसे उन्होंने रिवील किया था, उन्होंने स्टडी किया था कि एटम के अंदर क्या है। अभी तक सब साइंटिस्ट बोल रहे थे भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन मोजले ने बोला कि भाई एटम, मुझे जानना है कि एटम के अंदर क्या है। तो उनको पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सारी चीजें होती है, और एटॉमिक नंबर नाम का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। फिर उन्होंने उस बेसिस पर क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्स को इन हिज पीरियोडिक टेबल। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। तो उन्होंने पाया कि ये जो एटॉमिक नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि ये और ज्यादा बेसिक चीजों को एक्सप्लेन करके हमको ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन देती है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास कंसेप्ट। एटॉमिक मास कंसेप्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे फॉल्ट्स थे जो अभी सॉल्व हो गए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया गया, मोजले ने जिस तरीके से टेबल बनाई उसका स्ट्रक्चर क्या था, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक्चुअली, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, तो एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करो ये टेबल को, तो इसमें आपको दिखेंगे 18 वर्टिकल कॉलम्स, ये ऐसे, ये वर्टिकल कॉलम्स ऐसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 18 दिखेंगे आपको टोटल। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम्स है। इन वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स, और इसमें है 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ऐसी रोज आप अगर ऑब्जर्व करो यहाँ पे 1 से लेके 7 तक, टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पर प्रेजेंट है। दिस रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। अब इस पीरियड्स और रोज की वजह से क्या होता है,
बॉक्सेस बन जाते हैं। मतलब अगर आप टेबल बनाना चाहोगे, रोज और पीरियड्स बनाओगे, तो उसमें बॉक्सेस बन जाते हैं और यहाँ पर हर एक जो बॉक्स है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन को करस्पॉन्ड करता है और ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है हर एक बॉक्स में 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 जो नंबर्स है ये करस्पॉन्ड करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट विच विल बी प्रेजेंट इन दैट बॉक्स। उस बॉक्स में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसका एटॉमिक नंबर वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। अब सवाल ये आ सकता है यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों के बीच में इतना गैप क्यों भाई? यहाँ पर भी इतना सारा गैप है, आपने पूरा कांस्टेंट टेबल क्यों नहीं बनाया? तो जैसे कि मोजले ने डिफाइन किया है अपना लॉ, जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे पहला जो है एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, इसको पहला क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसको पहला रख दिया। फिर दूसरा एलिमेंट एटॉमिक नंबर 2 वाला आता है हीलियम। अब हीलियम को अगर आप प्रॉपर्टी स्टडी किया इन्होंने तो उन्होंने बोला चलो ठीक है इसको सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। फिर जो थर्ड एलिमेंट आया लिथियम, तो उसकी सेम प्रॉपर्टी आई एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको हाइड्रोजन के नीचे रखा गया इंस्टीड ऑफ प्लेसिंग इट एट द थर्ड पोजीशन। सपोज अगर इन्होंने सीरियली एक लाइन में रखा अगर होता भाई, जैसे पहला आ गया हाइड्रोजन, फिर दूसरा यहाँ पर एक बॉक्स बनता कि भाई यहाँ हीलियम, फिर एक तीसरा बॉक्स बनता यहाँ लिथियम, फिर चौथा बॉक्स बनता यहाँ पर कि भाई बेरिलियम नंबर 4 पे आ गया। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज थी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो उन्होंने ऑब्जर्व की, दे आर सिमिलर एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसलिए इनको एक ही ग्रुप में रखा गया। मतलब अगर हम बोले कि भाई एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर या सेम होती है, तो ये बात सही है। मतलब अगर आप किसी भी एक ग्रुप में जाओगे तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम या तो सिमिलर रहेगी और इनमें एक ग्रेडेशन दिखेगा, इधर इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो हम आगे के पार्ट में बात करेंगे। तो इसलिए इसको अरेंज किया गया है गैप्स में। और एक और इसमें चीज है कि भाई मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, ऑक्टेट कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्टेट कंसेप्ट और डुप्लेट कंसेप्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक कंसेप्ट रह जाता है हमारा, भाई हमको ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करना जरूरी है फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि भाई हमको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसके लिए हमको लास्ट शेल में आइदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही केस में होता है, जो कि हीलियम के केस में के शेल फिलअप होता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको बोलते हैं हम डुप्लेट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करता है लास्ट शेल में, अब इसमें अलग अलग शेल्स है ना, जैसे यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें बहुत सारे शेल्स है, 1 2 3, तो कितनी भी पंक्ति बैठ सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर 3 इलेक्ट्रॉन थे तो एक पंक्ति बैठी, दूसरी पंक्ति बैठी, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो तब हम बोलेंगे कि भाई ये 2 शेल है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना खाना हम खिलाते हैं, कितनी पंक्ति हम बिठाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लास्ट शेल। लास्ट शेल में लास्ट में कौन खा के गया, उस वाले पंक्ति को हम बोलेंगे लास्ट शेल। तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो बताता है कि भाई उसकी एलिमेंट की रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। मतलब वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब डुप्लेट कंसेप्ट और ऑक्टेट कंसेप्ट में क्या होता है यहाँ पर कि अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसलिए अब ये क्या करता है, जैसे पहला तो भाई समझो सारे शेल हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में बैठा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में बैठा दिए 8 इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरे शेल में अभी 18 इलेक्ट्रॉन। अभी 18 इलेक्ट्रॉन तो कहीं ये डुप्लेट वाला कंसेप्ट बैठता ही नहीं है, 18 नहीं है, चलो यहाँ पर सपोज हमारे पास कम है, 18 है तो 18 बिठा देंगे हम एम शेल में। लेकिन अगर हमारे पास सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन गए एल शेल में, अब कितने बचे, 10 चले गए, 10 बच गए, और अब 10 इलेक्ट्रॉन जाने हैं एम शेल में। अब अगर आप 18 की जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो ये हो जाता है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे इसमें तो ये क्या करेगा, एलिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल बिकम अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अपने आप को रीअरेंज करता है। तो इसमें क्या है, इस केस में क्या होगा,
8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके एम शेल में और जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो प्रमोट हो जाएंगे एन शेल में, सो दैट एम शेल में आपको ऑक्टेट मिलेगा। यहाँ पे ऑक्टेट मतलब 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा और एलिमेंट जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा। तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट होते रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मीन्स कभी भी इलेक्ट्रॉन आगे पीछे प्रमोट हो सकते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ एन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आगे भी। तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर की। तो इसमें देखिए आपको 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम? ये जो आपके पहले 2 ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ये जो पहले 2 कॉलम्स है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से है? ये आखिरी के जो ये है हमारे 6, ये 6 कॉलम्स जो है, 6 ग्रुप्स जो है आखिरी के, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मिडल एलिमेंट्स जो है यहाँ पर, ये 10 ग्रुप्स है, लगभग 10 पीरियड्स है ये, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे 2 रोज दी गई है, इन 2 रोज को कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेशन ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट्स में डिवाइड है और ये बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के बाद इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और जितने भी सारे ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव के वो सारे इसमें ओवरकम कर लिए गए हैं, एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि भाई हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए कि 17 ग्रुप में आना चाहिए, ये एक अभी भी कन्फ्यूजन है। इसके बाद हमको बताना है ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन फैमिली, इसको हम फैमिली के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे किसी ग्रुप को अगर हमको नाम देना है तो फर्स्ट ग्रुप जैसे पहला एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है तो इसको हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप जैसे बेरिलियम पहला एलिमेंट है इसमें सेकेंड ग्रुप में, तो इसको हम बेरिलियम फैमिली बोलेंगे। ये कार्बन फैमिली हो गया 14 ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप, हेलोजन फैमिली को हम बोलेंगे फ्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली 17 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है हमारे हाइड्रोजन फैमिली, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जितने भी एलिमेंट्स है इसमें ये फर्स्ट ग्रुप में, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। उसके बाद ये जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स है बेरिलियम से लेकर फ्रांशियम तक जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद ये जो मिडल एलिमेंट्स है हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। उसके बाद है ये नीचे के जो 2 रोज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, ये 17 ग्रुप इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली और हैलाइड्स। इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन फैमिली और हैलाइड्स बोलते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये 18 ग्रुप एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है 0 ग्रुप एलिमेंट्स, जैसे हमने पहले भी बात की है 0 ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। और इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें और कुछ तो नहीं रहेगा, फिर भी रहेगा तो हम देखेंगे इसमें कुछ आगे समझ में आए तो। उसके बाद है ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अलोंग अ ग्रुप अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो भी अरेंजमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हर एक एलिमेंट की उनको आप रिलेट कर सकते हो। तो अगर हम देखें कि भाई अब अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी एलिमेंट है एक ही ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। उसके बाद हर एक ग्रुप में इसी तरीके से होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अलोंग अ पीरियड तो प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, मतलब 2 साइड वाले जो एलिमेंट्स रहेंगे जैसे लिथियम और बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। मतलब अगर जो पड़ोसी है, जो पास है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और एकदम जो बहुत दूर है, ये एक गली में है, ये दूसरी गली में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट रहेंगी, टोटली डिफरेंट ये एलिमेंट्स रहेंगे। इसमें एक और पार्ट रह गया
बताना कि भाई जो हमारे क्लासिकल क्लासिफिकेशन था पुराने तरीके का जो था कि हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स, वो भी यहाँ पर शो किए गए हैं, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये बोरॉन से लेकर एक जिगजैग लाइन पास ऑन होती है। ये देखिए, ये एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो ये जो लाइन है जिगजैग लाइन, ये बोरॉन से लेकर जाती है लास्ट टेशियम तक। तो ये जिगजैग लाइन की जो बाउंड्री वॉल है, मतलब जो ये बाउंड्री है, इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये एस्बेस्टोस हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स की ये क्या रहेंगे, सारे के सारे मेटलॉइड्स। और इसकी लाइन के लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स है, ये साइड पर जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे मेटल्स, और राइट साइड वाले रहेंगे नॉन मेटल्स। सो एक ये कंसेप्ट था इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब बात करेंगे हम ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम अलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो क्या ऑब्जर्व होता है। तो सपोज पहला एलिमेंट था हमारा हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, अल्कली मेटल्स की। तो अल्कली मेटल्स में पहला है हाइड्रोजन, जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है क्योंकि उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, या 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे भाई इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हमको फिलिंग करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन से फिलिंग कैसे करते हैं हम, पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे पहली पंगत में, फिर बचे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये चले जाएगा दूसरी पंगत में, मतलब 2 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे के शेल में पहली पंगत में, फिर अभी एल शेल भी पूरा पेट भर के जाएगी भाई, 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गए इसमें। उसके बाद बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा एम शेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। नेक्स्ट इज के शेल, के पोटेशियम है हमारा, 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से फिल करिए 2 8 8 1। अब 2 8 8 1 क्यों, इसका रीज़न हमने पहले भी बताया है, क्योंकि वैसे तो के एम शेल की कैपेसिटी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें पहले 2 बैठ गए के शेल में, एल में बैठ गए 8, टोटल 10 बचे 9 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए थे पूरे के पूरे एम शेल में। 1 इलेक्ट्रॉन एन शेल में क्यों गया, फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्टेट उसको बनाना है। तो ये यहाँ पर 8 का ऑक्टेट बन गया। तो ये ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उसने प्रमोट कर दिया एन शेल में, सो एज टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अभी यहाँ पर रुबिडियम 37 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं बराबर। क्यों ऐसा किया गया है भाई, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फिल करने की हमारे पास कैपेसिटी है। तो इसमें 2 ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, आइदर ऑक्टेट या तो फिर एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द शेल। अगर आपके पास पूरे उतने इलेक्ट्रॉन्स है जितने इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होने चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास पूरे 18 इलेक्ट्रॉन्स है और उस शेल की कैपेसिटी 18 है, तो पूरे 18 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आप उसमें बिठा सकते हो, तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप फिलिंग करते हो। और एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर कि सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो आपका शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सब में, एक ग्रुप में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सब में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऐसा ही आपको हर एक ग्रुप में देखने को मिलेगा कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा हर एक एलिमेंट के लास्ट शेल में। सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। थर्ड ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट शेल में। तो ये अलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट शेल का सेम है या सिमिलर है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम दिखाता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि भाई हमने इसको एक ही ग्रुप में अरेंज क्यों किया है और पीरियोडिक टेबल को इसी तरीके से क्यों अरेंज किया है गैप में, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम है। और प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट इज पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम अलॉन्ग अ पीरियड जाएंगे,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस आएंगे। तो आप इस सेकंड वाले पीरियड को ऑब्जर्व करिए, लिथियम वाले को। तो पहला है लिथियम, एटॉमिक नंबर होता है इसका 3, 2, 1, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बेरिलियम, इसमें 2, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Be बेरिलियम 2, 2 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। उसके बाद आता है बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2, 3। अब यहाँ पर ये गैप इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर 8 एलिमेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हैं, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है यहाँ पर। अगर हम याद करें कि भाई हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पर एक गैप आता है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 एलिमेंट्स का गैप आता है, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो ये बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे तो शेल नहीं इंक्रीज हो रहा है हर बार, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जा रहा है। उस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लिथियम वाले केस में यहाँ पर शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल्स, एक के शेल है और एक ये वाला शेल है, इसको हटा देते हैं 1 मिनट। एक के शेल है, ये वाला फर्स्ट शेल, और ये एल शेल, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेल्स 2 है। फिर अगर आगे जाएंगे हम नीचे, नेक्स्ट एलिमेंट अगर अलॉन्ग अ ग्रुप देखेंगे तो यहाँ पर 3 शेल है, एक शेल बढ़ गया। फिर यहाँ पर के में, पोटेशियम में 4 शेल है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन था लास्ट में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम है। देखो यहाँ पर लिथियम में भी 2 शेल है, बेरिलियम में भी 2 शेल है, बोरॉन में भी 2 शेल है, कार्बन में भी 2 शेल है, इधर भी नाइट्रोजन में भी 2 शेल है, सब में नंबर ऑफ शेल सेम है। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अभी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही शेल में, पहले जो सेकंड शेल था हमारा, सेकंड के एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था लिथियम के केस में, फिर बेरिलियम के केस में एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर बोरॉन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन के केस में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व्ड। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, रिएक्टिविटी अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सबकी अलग अलग रहेगी। तो अलॉन्ग अ पीरियड वी सेड दैट कि प्रॉपर्टीज में डिफर एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड। और इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि यहाँ पर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे नीचे नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट पीरियड में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेक्स्ट पीरियड में अभी नया शेल ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, अब नया जो आपका शेल स्टार्ट होगा, वो शेल भर गया ना अभी से, सेकेंड वाला शेल तो भर गया 2, 8 के एल शेल पूरा फिलअप हो गया। तो ये फिलअप होने के बाद नया शेल स्टार्ट होता है के एल एम शेल स्टार्ट हो गया, तो नया शेल ऐड हो गया। यहाँ पर देखेंगे अगर आर्गॉन के केस में 3 शेल्स थे, सॉरी इधर पोटेशियम सोडियम से स्टार्ट करेंगे तो 3 शेल वाले सारे हैं, आर्गॉन तक 3 शेल वाले हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम में। और जैसे ही हम स्विच करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, मतलब पोटेशियम की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आ गए 4 शेल, मतलब एक शेल ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटम्स की। तो वो हम डिस्कस करेंगे, एक रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा लास्ट, उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज